हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। द हिंदू में डीप फेक टेक्नोलॉजी को लेकर एक न्यूज़ आई थी, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि गादेन नामग्याल ल्हासा कहाँ स्थित है? लद्दाख, गंगटोक, ईटानगर या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर वीडियो के लास्ट में है। साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना नए नियम लागू कर रहा है ताकि फेक न्यूज एंड सिंथेसिस टेक्नोलॉजी पर लगाम लगाई जा सके। सिंथेसिस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि डीप लर्निंग एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू टेक्स्ट, ऑडियो फाइल, वीडियो, वर्चुअल सीन्स क्रिएट करना। और इसी टेक्नोलॉजी का पार्ट है डीप फेक टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति के चेहरे या उसकी आवाज को किसी दूसरे के लिए स्वैप कर दिया जाता है, जिसकी सच्चाई का पता लगाना भी मुश्किल है। इसके द्वारा ऐसे लोगों को बनाया जा सकता है जो अस्तित्व में ही नहीं है। इसमें आवाज बदलना, इमेज कॉपी करना, इमेज क्रिएट करना, वीडियो मेकिंग, ये सब बनाना शामिल है, जिसे मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अंजाम दिया जाता है। कुछ इस तरह से ये ओरिजिनल है और ये डीप फेक टेक्नोलॉजी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी चिंता का विषय क्यों है? इस डीप फेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग सेलिब्रिटी की आवाज, फोटो और वीडियोस को गलत तरह से यूज किया जा रहा है। बराक ओबामा, ट्रंप, मोदी एंड हॉलीवुड एक्टर्स, ये सब लोग इस टेक्नोलॉजी का शिकार हो चुके हैं। फेक न्यूज, फाइनेंशियल फ्रॉड, इलेक्शन मैनिपुलेशन, घोटाले और धोखाधड़ी, पोर्नोग्राफी, सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया जा सकता है। अगर एथिकल इश्यूज की बात करें तो इससे किसी अच्छे व्यक्ति की छवि खराब करना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को चोट पहुंचाना, ब्लैकमेलिंग करना, तकनीक का गलत उपयोग करना और राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट करना शामिल है। इसके फैक्टर्स की बात करें तो इसके दो मेन फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है टेक्नोलॉजी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, सिंथेसिस आदि। वही सेकंड फैक्टर डाटा है। आप जानते होंगे कि डाटा का बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता है, जिन्हें सोशल मीडिया, गूगल या ओपन सोर्स की मदद से चुराया जाता है। यानी डेटा और टेक्नोलॉजी की हेल्प से आम आदमी भी इसका शिकार हो सकते हैं। आइए जानते हैं चाइना के अलावा और कौन से दूसरे देश हैं जो इस प्रॉब्लम से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यूरोपीय संघ के पास कोड ऑफ प्रैक्टिस है। पिछले साल अमेरिका ने भी डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट को मंजूरी दी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास इससे संबंधित कोई नियम कानून नहीं है। बस इन्हें कॉपीराइट एक्ट, साइबर क्राइम और मानहानि के जरिए डील किया जाता है। इस टॉपिक से आपके प्रीलिम्स, GS3 और एथिक्स में क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक न्यूज थी कि भारत सहित लगभग 200 देशों ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भूमि, महासागर एवं प्रजातियों को प्रदूषण, क्षरण और जलवायु परिवर्तन से बचाना है। इसके तहत 2030 तक कम से कम 200 अरब डॉलर की राशि जुटाना, कृषि सब्सिडी को कम करना, कीटनाशकों के प्रयोग को कम करना और आक्रामक प्रजातियों से निपटना भी शामिल है। फिर एक न्यूज एथिक्स से संबंधित थी। खेल का कौशल और तकनीकी समझ के साथ साथ खिलाड़ी में जीतने की जिद और जज्बा हो तो उसे मैदान मारने से कोई नहीं रोक सकता। फुटबॉल प्लेयर मेसी इसका एग्जाम्पल है। ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप था और वो इसे किसी भी हालत पर जीतना चाहते थे। और जब भी ऐसा होता है तो लोगों की भावनाएं आपसे जुड़ जाती हैं। इससे मोरल प्रेशर और बढ़ जाता है। ऐसे में उन्होंने अपने मनोबल एवं नेतृत्व क्षमता का कुशल प्रयोग करके अपने देश अर्जेंटीना को फुटबॉल का वर्ल्ड कप जिता दिया। लेकिन ये न्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? फ्रेंड्स, इस न्यूज का यूज आप अपने एथिक्स में कहीं भी कर सकते हैं, चाहे लीडरशिप हो या लोक सेवक द्वारा जमीनी स्तर पर काम करना। और अगर इस एग्जाम्पल का यूज आप एग्जाम में करेंगे तो डेफिनेटली आपको दूसरों से ज्यादा नंबर मिलेंगे। फिर दो छोटी छोटी न्यूज थी, जैसे कि भारत स्टील में दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। सेकंड, पेट्टा कुरुबा कर्नाटक में रहने वाले आदिवासी लोग हैं। प्रीलिम्स में कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आप जानते होंगे कि INS मोरमुगांव भारतीय नौसैनिक बेड़े में शामिल हो गया। यहाँ परमाणु, जैविक, रासायनिक युद्ध लड़ने में भी सक्षम है, क्योंकि इसे टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम से लेस किया गया है। इसमें वेपन्स की बात करें तो ब्रह्मोस, बराक 8, टारपीडो, रॉकेट लॉन्चर, इन सभी का यूज इसमें किया जा सकता है। ये वॉरशिप प्रोजेक्ट 15B का पार्ट है। प्रोजेक्ट 15B 4 डिस्ट्रॉयर
शिप्स का एक ग्रुप है जिसमें विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत शामिल है। फिर एक न्यूज चैतन्य महाप्रभु को लेकर थी। मुगल काल में जब वैष्णव आंदोलन का प्रचार प्रसार चल रहा था तो इसे पूरे देश में लोकप्रिय बनाने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को जाता है। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय के भक्ति योग शाखा के संत थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की, जात पात ऊंच नीच की मानसिकता का विरोध किया और हरि नाम संकीर्तन को आरंभ किया। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा याद रखिएगा। फिर एक न्यूज दिल्ली हाईकोर्ट को लेकर थी। आप जानते होंगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 समाज के वंचित वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान करता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल इस प्रावधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इसी के लिए कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षण संस्थान शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं उन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वहां अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले प्राइवेट स्कूल पर राइट टू एजुकेशन कानून को इंश्योर करे। इस न्यूज का यूज आप एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चंस में कर सकते हैं और ये भी जानना कि राइट टू एजुकेशन एक्ट की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। फिर एक न्यूज गुड गवर्नेंस को लेकर थी। इसमें कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स का जिक्र था, जैसे गवर्नमेंट ने लगभग 2000 से भी ज्यादा कानूनों को रिपील कर दिया जो गुड गवर्नेंस में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। वहीं डिजी लॉकर की पहल काफी अच्छी है। इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स को रखा जा सकता है और 1 क्लिक पर डाउनलोड भी हो सकते हैं। इसी तरह ग्राम वन जो पंचायतों को सशक्त करते हैं और स्वामित्व योजना जो भूमि मानचित्रण एवं सर्वेक्षण पर आधारित है। इस न्यूज में राइटर ने कुछ सजेशन भी दिए थे कि हम गुड गवर्नेंस में और क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार या राज्य सरकार के पास कॉमन पोर्टल होना चाहिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग का योजनाओं में यूज करना चाहिए। और लास्ट ये था कि नागरिकों की भी ड्यूटी बनती है कि वहां इसमें भागीदार बने। फिर एक न्यूज सुप्रीम कोर्ट को लेकर थी। कुछ दिन पहले हमारे कानून मंत्री ने संसद में एक टिप्पणी की थी कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने की बजाय संवैधानिक मामलों की सुनवाई करनी चाहिए। और इसी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक कीमती और अपरिहार्य अधिकार है और अगर वहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामले में कार्यवाही नहीं करता तो यहां संविधान के अनुच्छेद 136 का उल्लंघन होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उच्चतम न्यायालय के लिए कोई सा मामला छोटा नहीं होता। अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले नहीं सुनते तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं। जब भी जीएम क्रॉप्स की बात आती है तो भारत में ज्यादातर पर्यावरणविद और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का मानना है कि जीएम क्रॉप्स बेस्ड एग्रीकल्चर से फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। जीएम क्रॉप्स की बात करें, आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से जब किसी पौधे के डीएनए को संशोधित किया जाता है तो उसे हम जीएम क्रॉप्स कहते हैं। जब DMH11 जो सरसों की एक जीएम वेराइटी है उसे गवर्नमेंट ने कमर्शियल पर्पस से मंजूरी दी तो सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई और कहा गया कि इसके बीज और मूल्य से पर्यावरण को खतरा है। इस किस्म को भारतीय किस्म वरुणा और यूरोप की किस्म हीराटू को मॉडिफाइड करके बनाया गया। लेकिन इससे पर्यावरण को खतरा क्यों है? फ्रेंड्स, इस किस्म को खरपतवार से बचाने के लिए इसमें ग्लूफोसिनेट अमोनिया का बड़ी मात्रा में उपयोग किया गया और ये जीव जीवन और पर्यावरण के लिए खतरनाक है क्योंकि इसके इस्तेमाल से खेतों में काम करने वाले मजदूर तथा जानवरों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा होती है और बीटी कपास इसका उदाहरण है। जीएम क्रॉप्स से प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है लेकिन इसके विपरीत फसलों में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग भी बढ़ जाता है जिससे मिट्टी अपनी विविधता खो देती है तथा प्रदूषित होने लगती है। और तो और बीटी कपास फसल पर देसी और प्राकृतिक कीटनाशक निष्प्रभावी है। इसका मतलब है कि किसानों को बीज एवं कीटनाशकों के लिए
बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इन फसलों में खरपतनाशियों के अत्यधिक प्रयोग का असर मधुमक्खी एवं अन्य कीट पतंगों की प्रजनन क्षमता पर पड़ता है, जो परागण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अध्ययन ये बताते हैं कि DMH11 पुरानी हो गई है और इससे ज्यादा उत्पादन तो स्वदेशी रूप से विकसित पूसा 0031 दे सकती है। ये सब GM क्रॉप्स के कुछ पर्यावरणीय नुकसान थे। अगर GM क्रॉप्स से संबंधित मेंस में कोई सा क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स का यूज वहां कर सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गादेन नामग्याल लहासे कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।